सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, ठीक है। और हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इसके पहले जो आया था वीडियो उसका आया था किसका, तो सिलेबस का आया था, उसमें हम सिलेबस देखे थे। अब हम टॉपिक देखने वाले हैं कि टॉपिक क्या है। देखिए, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, वीडियो को एकदम शुरू से लास्ट तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि हिस्ट्री का लगातार 1 2 3 4 यानी 4 चैप्टर आप जब समझ लेते हैं तो इससे बाहर ज़्यादा प्रश्न नहीं रहता है। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपको मिलेगा पहला चैप्टर से लेकर चौथा चैप्टर तक ही मिलेगा। तो इसीलिए आप चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक एकदम पूरा वीडियो को देखें और समझें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर पहला का नाम आपको जो है यूरोप में राष्ट्रवाद है। यूरोप में क्या है? राष्ट्रवाद है। अब यहाँ सबसे पहले हम यदि चैप्टर की बात करें, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसके बारे में यदि जान लिया जाए तो आपको क्या होगा, समझ में ज़्यादा आता है, ठीक है। इस वीडियो के पढ़ने के बाद आप अपना किताब रीडिंग दीजिएगा एनसीईआरटी का, और आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आज हम सबसे पहले बात समझने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। आज से पहले हिस्ट्री का क्लास हम कभी भी यूट्यूब पे नहीं लिए थे। आपको सारा क्लास 10th का कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। बाकी सारा भार आप मुझ पे छोड़िए, हम आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे हमको चैप्टर पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब ये यूरोप में राष्ट्रवाद है क्या? अब शुरू कोई लइकन के पढ़ा देवल जाए कि यूरोप में राष्ट्रवाद, डायरेक्ट और लिखा देवल जाएगा कि लिखो यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब वो समझ ही नहीं रहा है, तो उस समझ मतलब लिखने का क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा होगा? नहीं फ़ायदा होगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले हर एक टॉपिक को समझना पड़ेगा। अब टॉपिक समझ रहेगा तब ना एग्जाम में कुछ आएगा तो आप लिख सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में यदि हम आपको निमन से समझा दें तो आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप खुद से लिख सकते हैं। आप यदि आंसर क्वेश्चन रटते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, और यदि आपको मास्टर आंसर क्वेश्चन ऑफलाइन में रटवाता है तो वो महा बेवकूफ़ है। आप जब भी क्लास में जाइए तो हम आपको एक ही बात बताते हैं, या तो आप ऑनलाइन में पढ़िए या आप ऑफलाइन में पढ़िए। क्वेश्चन अथक पूछने का प्रयास करें। जितना आप क्वेश्चन पूछिएगा उतने आपको बेटर समझ में आएगा। हिस्ट्री ऐसा चीज़ ही है, क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, क्वेश्चन 2 को लिखाएगा पार कर देगा आपको। तो ऐसा आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना आपको ऐसा है कि समझ में आए। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर पे समझते हैं। बातें तो होते रहेगी, है कि नहीं। तो पढ़ना है आपको यूरोप में राष्ट्रवाद। हम पहले ही लिख लिए हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समय न मरे, कम समय में हम बेटर चीज़ सीख लें। तो देखिए, सबसे पहली बात यदि हम बात करें यूरोप है क्या। अब कोई लड़कन की पते है ये नहीं है कि यूरोप है का, हम कह दिए और कि यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ो। समझ में आएगा जी? नहीं आएगा। तो जैसे आप देखिए हमारे मतलब इस पृथ्वी पर कितने महादेश है आपको तो पता होगा। तो आप बचपन से आप पढ़ते हैं कि महादेश की जो संख्या है, महादेश की जो संख्या 7 है। हम लोग इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया किस महादेश में आता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो इंडिया जो है एशिया महादेश में आता है। ये आपको बात पता है कि इंडिया कौन सा महादेश में आता है? तो एशिया महादेश में आता है। ये बात आप बचपन से रटते आए होंगे कि इंडिया, हम लोग कौन महादेश में रहते हैं? तो एशिया महादेश में। हम लोग कौन महादेश में रहते हैं? तो एशिया महादेश में। ये बात हम बचपन से पढ़ते आए कि नहीं आए। तो उसी प्रकार से यूरोप जो है, यूरोप के आप नाम ही देख रहे हैं, यूरोप भी एक प्रकार का क्या है? तो महादेश है, ठीक है। 7 महादेश में से एक महादेश जो है यूरोप है। आपको याद रहेगा। तो कोई यदि पूछेगा कि यूरोप है क्या, तो यूरोप एक महादेश है, ठीक है। उसके बाद में यानी कि यूरोप के अंदर, यानी यूरोप महादेश के अंदर, में का मतलब हुआ कि उसके अंदर। और राष्ट्रवाद आखिर है क्या? बच्चों को यही पता नहीं होता है राष्ट्रवाद का मतलब होता क्या है। डायरेक्ट आपको मास्टर आएगा लिखा देगा कि 2 नंबर में पूछ तू रे राष्ट्रवाद लिख ले। तो ऐसे करने से आपको काम नहीं चलेगा। आप समझ लीजिएगा तो आप दूसरा के समझा सकते हैं, लेकिन रट लीजिएगा तो दूसरा को आप नहीं समझा सकते हैं। सिर्फ आप उसको मान लीजिए हम आप ही से पूछे, आप पढ़े लिखे हैं, रट के पढ़े हैं, हम आपसे पूछ दें कि बताइए राष्ट्रवाद क्या है, तो आप कहिएगा राष्ट्रवाद किसी मतलब क्षेत्र में रहता है, वहाँ के सामाजिक भौगोलिक सांस्कृतिक विधि व्यवस्था में जो एकता होता है उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। आप रट लिए। अब आपको से कोई पूछ दिया बताओ संस्कृति के मतलब क्या होता है, भौगोलिक के मतलब क्या होता है, एकता का मतलब क्या होता है, तो हम समझा ही नहीं रहे, डिफिनेशन बोल दिए, तो उससे क्लियर होने वाला नहीं है आपको। आप एक एक पॉइंट को यदि समझा देते हैं तब आपको माना जाएगा कि आप क्लियर हैं। तो वही चीज़ हम रेफरेंस करने के लिए, सुधार करने के लिए हम बिहार बोर्ड में जो कमियां हैं वो कमियों को बताते हुए आपको कि आप यहाँ गलती ना करें और समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए
तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र, मान लेता कि आप ही रह रहे होंगे तो कोई ना कोई जिला में रह रहे होंगे, कोई ना कोई ब्लॉक में रह रहे होंगे, कोई ना कोई पंचायत में रह रहे होंगे, है कि नहीं? उसी प्रकार से कोई ना कोई देश में रह रहे होंगे, कोई ना कोई महादेश में हम लोग रह रहे हैं, है कि नहीं? जैसे हम लोग इंडिया देश में रह रहे हैं, कौन सा महादेश में रह रहे हैं? एशिया महादेश में रह रहे हैं। आप जौन गांव में रहते होंगे, जौन जिला में रहते होंगे, उसका नाम लिखिए कि हम ये जिला में है, ये गाँव में है, और देश तो सबका सेम ही है। तो क्षेत्र का मतलब वही हुआ कि आप कहाँ रह रहे हैं, कौन सा देश में रह रहे हैं, कौन सा गाँव में रह रहे हैं, कौन सा राज्य में रह रहे हैं, उसको हम क्षेत्र कहेंगे। तो वही कहा कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग, आप सभी क्षेत्र में तो आदमी रहते ही रहते हैं। आप मान ले जाए कि यहाँ पे आप लोग देखते होंगे हिंदू मुस्लिम करता है, हिंदू मुस्लिम करता है, तो उससे क्या होता है? तो एक क्षेत्र में आदमी रह रहा है, मान लीजिए बिहार में हम लोग हैं, तो बिहार में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन ये मतलब एगो क्षेत्र न हो गया बिहार जी, और यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं, तैयो एकता से सब रहते हैं। एकता से मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो कहते हैं कि एकता से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी को बोला जाता है लोगों के बीच एकता का भावना हो। मतलब जैसे कि आप लोग देखिए बिहार में बहुत से कास्ट यानी बहुत से जाति के लोग रहते हैं, फिर भी सब एक साथ रहते हैं, सबका खान पान बैठन उठन सब एक साथ रहता है कि नहीं? तो रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब सीधे हुआ कि कोई भी चीज आएगा देश के प्रति तो यहाँ के जितना भी लोग इस देश के अंतर्गत रह रहे हैं उस सभी मिल करके उसका क्या करेंगे, भार उठाएंगे। जैसे आपको पता होगा यदि हमारे बॉर्डर पर एक इंडियन आर्मी मारा जाता है तो सभी देश एक होकर के कहता है कि पाकिस्तान के छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो ये क्या है? राष्ट्रवाद है। अपने राष्ट्र के प्रति प्यार है, अपने जो भी हम देश में रह रहे हैं उस देश के प्रति हमें प्यार है। तो जिसको भी कोई भी आदमी को अपने देश के प्रति प्यार होता है, एकता की भावना होता है, देश को डेवलपमेंट करने की भावना होता है, उसी को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना जरूर रखें, राष्ट्रवाद को खंडित करने की भावना न रखें, राष्ट्रवाद की भावना रखें कि यदि कोई हमको एक थाप मारता है तो हम उसको 4 थाप आज मारने का प्रयास करेंगे। क्यों? महात्मा गांधी कह के गए थे कि यदि आप कोई एक थाप मारता है तो एक थाप पिटा लीजिए, लेकिन आज वैसा टाइम नहीं है कि नहीं? आपको तो खुद पता होगा कि आज यदि कोई एक थाप मारता है तो उसको 4 थाप मारिए तब आपको से सुनेगा, नहीं तो आप कहीं पर चढ़ाई कर देगा, जैसा आज का समय आया हुआ है। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, हमको महात्मा गांधी का ही बात का पालन करना है, ठीक है? क्योंकि वो राष्ट्र के प्रति बहुत अच्छे अच्छे चीजें बता करके गए हैं। तो वही राष्ट्रवाद होता है मेरे भाई। राष्ट्रवाद तो आप समझ गए होंगे कि जब किसी व्यक्ति को जहां भी रह रहा है वहां के, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव के प्रति हमको कितना प्यार होता है। कितना हमको शहर में दिल्ली, राजस्थान, कोटा, बंगाल कहूँ पढ़ने भेज दीजिए, लेकिन हमको गाँव के प्रति इतना प्यार होता है कि जैसी ही छुट्टी होता है एकदम भागते हैं, बिरबिराल की चल गाँव में चलते हैं, है कि नहीं? तो उसी को राष्ट्रवाद बोलते हैं। अब चलिए यहाँ से राष्ट्रवाद की कहानी की शुरुआत होती है। राष्ट्रवाद आखिर उत्पन्न कहां से हुआ, कैसे इसका उदय हुआ? अब मान लिया जाए कि कोई भी चीज, जैसे पेन ही बना होगा तो इसका कोई ना कोई संरचना होगा, कोई ना कोई चीज से बना होगा। तो उसी प्रकार से राष्ट्रवाद आखिर आया कहां से, राष्ट्रवाद ये शब्द जो है बना कैसे, लोगों के प्रति ये राष्ट्रवाद इतना फेमस क्यों हुआ? तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद जो है फ्रांस के क्रांति का दिन है। और आपको तो पता होगा क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था, ठीक है? ये बात आपको पता है। तो ये जो राष्ट्रवाद जो है फ्रांस की क्रांति का दिन है। फ्रांस की क्रांति जब हुआ था तो वहां जो लोग रह रहे थे उनको बहुत अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था। तो लोग वैसा नहीं चाहते थे कि हमको अत्याचार का सामना करना पड़े, भूखमरी का सामना करना पड़े, बेरोजगारी का सामना करना पड़े, ये सारा चीज़ से लोग बचना चाहते थे। और वहाँ के जो राजा थी सारा बर्डन वहाँ के फ्रांस के आदमी पर रख दिया था, लेकिन फ्रांस के आदमी वैसा नहीं चाहता था, शिक्षित वर्ग था जो। तो इसीलिए फ्रांस में क्या हुआ था, क्रांति हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। और इसी का दिन है राष्ट्रवाद, ठीक है? राष्ट्रवाद सबसे पहला बार यानी जो सबसे पहला जो दिन है इसी का है। उसके बाद अमेरिका में भी हुआ, उसके बाद धीरे धीरे पूरा दुनिया में फैल गया। बात क्लियर है? अब यहाँ आइए, दूसरा चीज यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण क्या है? तो नेपोलियन का आक्रमण। नेपोलियन जो है इटली एवं जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, ठीक है? यानी यूरोप को एकता में करना चाहता था, लेकिन इसके पास भी बेचारा के पास बहुत सा अथी आ गया, मतलब परेशानियां आ गया। तो ये नेपोलियन जो था, नेपोलियन क्या किया था? नेपोलियन आक्रमण करके सभी को एक करने का प्रयास किया था। सभी मतलब जितना भी जर्मनी एवं इटली जो था वो बहुत खंडित था, ठीक है? बहुत खंडित था, यानी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में। तो इस सब को एक करके 39 गो राज्य में ही कर दिया था, ठीक है? आक्रमण कर करके सबको 39 गो राज्य में बना दिया था। कौन? नेपोलियन था जो, यानी इसको भी राष्ट्रवाद, मतलब राष्ट्रवाद काफी इसका भूत चढ़ गया था राष्ट्रवाद के। तो इटली एवं जर्मनी को क्या किया था? 300 जो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था उसको 39 राज्य में कर दिया था। कौन? ये नेपोलियन था जो, ठीक है? नेपोलियन के बारे में यदि हम आपको से
बात करें तो और बहुत सारे चीज़ यहाँ से नेपोलियन से प्रश्न बनते हैं। पहला पूछता है कि नेपोलियन जो था कौन वंश के था, नेपोलियन जो था कौन वंश का था, तो राइन अथी नेपोलियन बोनापार्ट था तो बोनापार्ट वंश का था, ठीक है, बोनापार्ट वंश का था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना नेपोलियन बोनापार्ट अथी बोनापार्ट वंश का था, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि कौन संघ का स्थापना किया था, तो जर्मन राज्य राइन का निर्माण किया था, जर्मन राज्य राइन, ठीक है, राइन का निर्माण किया था कौन, तो नेपोलियन बोनापार्ट। ये आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि जर्मन राज्य राइन का निर्माण कौन किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट किया था, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था क्या क्या था, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के लिए एक नया राजनीतिक, ठीक है, एक नया राजनीतिक रूपरेखा जोड़ा था, ठीक है। ये भौगोलिक रूप से नहीं, भौगोलिक रूप से तो बेचारा जोड़ ही दिया था कि 300 बटल थोड़ा 39 को में कर दिया, लेकिन एक नया राजनीतिक रूपरेखा दिया। राजनीतिक रूपरेखा कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि वहाँ के लोगों को प्रति राष्ट्रवाद को तो भावना वहाँ के आदमी में था नहीं, तो ये क्या क्या सभी को बताया समझाया कि जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक यहाँ चैन से राजा जो है जीने नहीं देगा, आप पर अत्याचार करेगा। तो ये सारा चीज बताया था कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, यानी राजनीतिक रूपरेखा जो मतलब दिया था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आइए, बेचारा का पतन हो गया, ठीक है, पतन। अब जब नेपोलियन बोनापार्ट जो है मर गया, यानी मर गया, इसका पतन हो गया 1814 ईस्वी में, ठीक है। 1814 ईस्वी में किसका पतन हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब वहां मर गया, मतलब ये जो राजा था तो मर गया, तो इसके बाद क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया में एक सम्मेलन किया गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया का आप लोग नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रिया के वियना एक जगह है, वियना में एक सम्मेलन 1815 ईस्वी में किया गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया के वियना में 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन किया गया जिसका नाम दिया गया था वियना सम्मेलन, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ दिया जाता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के वियना में। आपको याद रखना है कि वियना सम्मेलन के नाम से कब हुआ था, यानी 1815 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ में हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आप जानिएगा कि जब वियना सम्मेलन हुआ था, आप कोई भी आप भीड़ इकट्ठा करते हैं, जैसे नेता आता है तो कोई वाला में एगो हेड होता है कि नहीं होता है, होता है। जैसे अभी हम ही पढ़ा रहे हैं तो इस चैनल का हेड कौन है, हम हैं, और मान लीजिए बहुत सारे टीचर को हम जोड़ दिए, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर को जोड़ेंगे तो हम ही ना उनको कंट्रोल करेंगे कि हाँ आप ये चैप्टर पढ़ाइए, ये चैप्टर बच्चों को पढ़ाइए, यही ना बोलेंगे, हाँ। तो क्या हुआ कि इसका जो मतलब वियना का जो हेड उसका नाम था मेटरनिक, आप लोग नाम सुने होंगे। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में एकदम सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थी, तो अध्यक्ष जो थी कौन थी, मेटरनिक थी, अध्यक्ष ये थी। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थी, तो मेटरनिक थी। और ये मेटरनिक कहाँ की थी, तो ऑस्ट्रिया की थी, ठीक है। मेटरनिक कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की थी। तो ये तो सम्मेलन कर ली, और ये जो मतलब नेपोलियन बोनापार्ट तो बेचारा मर गया, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन भी मेटरनिक कर ली। उसके बाद इसका जो काम क्या था, मेटरनिक का काम क्या था, मेटरनिक सोच रही थी कि इन जो नेपोलियन जो इतना मतलब दंगा अथी सब एक करके गया है, यदि हम वैसे रह देंगे तो कोई आदमी हमारा राज करे देगा, नहीं करे देगा, कोई चाहेगा कि हम राजा बने। तो ये क्या किया, जो इन मेटरनिक थी वो फिर से क्या चाहे कि पुरातन व्यवस्था का यहाँ स्थापना हो। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि 1815 ईस्वी में जो वियना सम्मेलन किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका मुख्य उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था जो था यानी यूरोप में वही व्यवस्था फिर से लागू हो। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है, आगे यहाँ पे आगे ध्यान देना है, जो दो शब्द यहाँ पे है, जनतंत्र एवं राष्ट्रवाद। तो ये जो थी ये नहीं जान रही थी, कौन, मेटरनिक नहीं जान रही थी कि यहाँ पे जनतंत्र और राष्ट्रवाद सब आदमी जान गया है कि जनतंत्र क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। ये अभी तक की पगली के पते नहीं चला था कि मतलब जो आदमी के बीच में जनतंत्र यानी जनता सब एक हो गया था, राष्ट्रवाद के भावना जग गया था, इसको अभी तक ये बात पता नहीं था, लगा था ऐसी मजाक कर रहा है, नेपोलियन कोची करके गया होगा, लेकिन इसको बात पता नहीं था। और ये जनतंत्र और राजतंत्र जो था नया राजनीतिक रूपरेखा ले रहा था, ठीक है। यानी जनतंत्र और जो राष्ट्रवाद था वो आदमी को सबको पता हो गया था, वो एक नया राजनीतिक रूपरेखा ले रहा था, ठीक है। नया राजनीतिक रूपरेखा लेने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ बदलाव करना चाह रहा था वहाँ के आदमी, ठीक है, ये कहने का मेरा अर्थ हुआ। उसके बाद 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन जो हुआ था उसका तो अभी हम बताइए कि पुरातन व्यवस्था का स्थापना करना था।
तो यहाँ जो सम्मेलन में भाग कौन कौन सा देश लिया था, जब सम्मेलन होगा तो एगो दूगो तो देश भाग नहीं लेगा, उसमें कई सारा देश भाग लेगा। तो जिसमें था पहला पर ब्रिटेन था, दूसरा पर रूस था, तीसरा पर फ्रांस था और चौथा पर ऑस्ट्रिया था। ये चारों देश मिल करके एक सम्मेलन किया था जिसको हम लोग 1815 ईस्वी में किया था। इसको हम लोग वियना सम्मेलन के नाम से जाने थे। और यहाँ जो ईसमन का था, ईसमन चाह रहा था कि अरे बाप रे बाप, नेपोलियन तो इतना करके चल गए भाई, सब चीज़ करके चल गया है, तो वहाँ के आदमी के बीच में तो अब अथी जाग गया है, राष्ट्रवाद का भावना जाग गया है वहाँ के आदमी में। तो ई समन चारों देशवा मिलकर का सोचा कि ए हो, जब मैं एक राजवन जो था सोचा कि ए हो कैसू हूँ करके यहाँ शांति व्यवस्था कर ले एक बार, ओकर बाद तो गियर में सब यहाँ के आदमी यहाँ जीतो। तो वही लगी सम्मेलन किया गया था, यानी शांति कायम करने के लिए यूरोप में जो हलचल मचा हुआ था राष्ट्रवाद को लेकर, उसी को शांति करने के लिए वियना सम्मेलन किया गया था। और क्यों किया गया था, और ये पुरातन व्यवस्था मतलब सब एक साथ बैठा था कि पुरानी के व्यवस्था फिर से लगा दे, अभी कैसू फिलहाल यहाँ शांति कर, तो इसके लिए किया गया था। तो आशा करते होंगे कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसका, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब हम लोग वियना सम्मेलन पर विशेष फोकस करते हैं और वियना सम्मेलन को समझने का प्रयास करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था। आपको तो ये बात कंफर्म हो गया कि वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्य कारण क्या था, तो पुरातन व्यवस्था का अंत मतलब अथी करना था, शुरुआत करना था। और क्या करना था, जो नेपोलियन का जो व्यवस्था था, जो नेपोलियन करके गया था उसको अंत कर देना था और ये अपना व्यवस्था यानी मेटरनिक ह्यूगो को क्या करना था, शुरुआत करना था। तो वियना सम्मेलन तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था, ये बात आप क्लियर थे। उसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि वियना सम्मेलन जो है, वियना सम्मेलन एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रतिक्रियावादी शक्तियों का विजय था, है कि नहीं। प्रतिक्रियावादी का मतलब एकदम जरा खड़ूस कहते हैं, जो कोई के बात नहीं सुनेगा, एक भी जनता के बात नहीं सुनेगा, उसका विजय था, प्रतिक्रियावादी शक्तियों का विजय था, है कि नहीं। वियना सम्मेलन को हम क्या कह सकते हैं कि वियना सम्मेलन के अंतर्गत क्या हुआ कि जितना भी प्रतिक्रियावादी का मतलब एकदम समझ लीजिए ठेठ भाषा में खड़ूस, ठीक है, दिमाग में एकदम ठोक लीजिए। प्रतिक्रियावादी का मतलब खड़ूस, दम बदमाश, दम चोर चोट्टा, तो उसका भी विजय हो गया, ठीक है, किसका, वियना सम्मेलन के अंतर्गत, ठीक है। तो हुआ क्या, वियना सम्मेलन में मुख्य रूप से तीन घटना घटा, तीनों घटना आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तीन घटना क्या क्या घटा, तो पहला घटना ये घटा कि नेपोलियन का जो युग था उसका क्या हो गया, खात्मा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, नेपोलियन युग जो चल रहा था वो तो अंत हो गया, बेचारा उसका पतन हो गया। और मेटरनिक युग शुरुआत हुआ कब, 1815 ईस्वी में, यानी 1814 ईस्वी में नेपोलियन का जो अथी था वो क्या हो गया था, अंत हो गया था। और 1815 ईस्वी में मेटरनिक का युग क्या हो गया, शुरू हो गया। लेकिन ये मेटरनिक हो ज़्यादा दिन तक नहीं चला, 1848 में एकरो अंत हो गया। तो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि मेटरनिक युग का पतन कब हुआ था, तो मेटरनिक युग का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था और शुरुआत कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। यदि भाई जी आप जरा सा सोचिए वियना सम्मेलन के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो तीन बात आपको पास तो क्लियर है कि वियना सम्मेलन के अंतर्गत क्या क्या हुआ। नेपोलियन युग का अंत हुआ 1814 ईस्वी में, फिर मेटरनिक युग का शुरुआत 1815 ईस्वी में हुआ, और तीसरा घटना क्या घटा, तो पुरातन व्यवस्था का स्थापना हुआ, है कि नहीं। जो यानी पहले से पुराना व्यवस्था चलते आ रहा था वही व्यवस्था यूरोप में फिर से लागू किया गया। वियना सम्मेलन में ही बात कहा गया था कि जो पहले से चल रहा है उसी को हम फिर से वही व्यवस्था को लाएंगे, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद जरा साफ आइए यहाँ समझिएगा, यहाँ क्या हुआ कि फ्रांस में जो था, ये वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे, मेटरनिक थी। तो मेटरनिक ने फ्रांस में फिर से क्या कर दिया कि बुर्बो वंश का स्थापना किया, और बुर्बो वंश का स्थापना इसलिए किया क्योंकि वहाँ फिर से पुरातन व्यवस्था स्थापना किया जा सके, उसीलिए वियना सम्मेलन भी किया गया था। यानी वियना सम्मेलन में एक बात और कहा गया था कि पुरातन व्यवस्था यानी पुरातन व्यवस्था लाने के लिए फ्रांस में कौन सा वंश का स्थापना किया गया था, तो आपको याद रखना है बुर्बो वंश का, ठीक है। वियना सम्मेलन में ही बात कहा गया था कि पुरातन व्यवस्था फिर से फ्रांस में लागू होगा, तो उसको लिए कौन सा वंश के लाया गया था, तो बुर्बो वंश के लाया गया था, ये आपको बात याद रखना है। उसके बाद हुआ क्या कि जब बुर्बो वंश का स्थापना तो हो गया फ्रांस में, लेकिन उस टाइम राजा बनाया गया लुई अठारहवां को। किसको बनाया गया, लुई अठारहवां को। और लुई अठारहवां जान रहा था कि पहले से तो लॉर्ड फ्रांस के आदमी पर पड़ल है, यदि ऐसा एक तो हम फिर से इस मतलब स्थापना किए हैं इसी अथी का, और फिर से यदि आदमी पर लोड दे देंगे तो अब पता नहीं कि कितना बड़ा भयंकर आंदोलन होगा जी। तो ये लुई अठारहवां जान रहा था। लुई अठारहवां कहा कि नहीं, बोझ नहीं ला देंगे, दिमाग से काम लिया जाएगा।
तो दिमाग से काम क्या लिया कि जो सुधारवादी था और जो प्रतिक्रियावादी था, ये प्रतिक्रियावादी का मतलब जो कोई नहीं सुन रहा था, और सुधारवादी का मतलब जो सुधार चाहता था, उसके बीच में ये असमंजस्य स्थापित किया, यानी कि एकता स्थापित किया। क्या किया कि 2 जून को, ठीक है, 2 जून 1814 ईस्वी को एक संवैधानिक घोषणा पत्र लागू किया। वहाँ संविधान के रूप में कुछ लागू किया, एक पत्र इतना बड़ा चिट्ठी में निकाल करके लागू किया, और बोला क्या कि कुछ ना कुछ संविधान से आपको चलना पड़ेगा। तक संविधान कब लागू किया गया था? तो 2 जून 1814 ईस्वी को फ्रांस में कौन किया था? लुई 18वां किया था। तो यहाँ हुआ क्या, ये तो संवैधानिक घोषणा पत्र हो गया, घोषणा पत्र तो बन गया कि एगो लंबा लिस्ट तैयार हो गया कि इसी के हिसाब से देश चलेगा। तो हुआ क्या कि जब एक क्रांति बीच में हो जाता है 1830, ठीक है, 1848 में तो अंत्य हो जाता है मेटरनिख युग का। ये मेटरनिख युग के अंतर्गत इस बनाया है, 1848 में खत्म हो जाता है। तो 1830 के आसपास में एक चेंजिंग किया गया इस संवैधानिक जो घोषणा पत्र बना था उसमें। तो वहाँ जो उस टाइम जो था चार्ल्स दसम का राज्य था, ठीक है, उस टाइम क्या था? चार्ल्स दसम का राज्य था फ्रांस में। तो हुआ क्या कि 1830 में वो क्रांति हो गया। क्रांति का मतलब एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे 1830 के फ्रांस क्रांति के बारे में, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। तो आपको सीधा ये याद रखना कि 1830 के जो फ्रांस क्रांति हुआ था वो किसके टाइम में हुआ था? तो चार्ल्स दसम के टाइम में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ तक बात आप आशा करते होंगे कि समझ गए होंगे। बस यही चीज लिखना रहेगा, आप कहानी समझ ले रहिएगा, आंसर क्वेश्चन लिख दीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो ये मेटरनिख थी इटली के क्या की थी कि अलग अलग भागों में बांट दिया था। इटली पर राज करने के लिए ये कौन, मेटरनिख जो थी, इटली पर राज करने के लिए अलग अलग भाग में इसको बांट दिया था। भाग क्या क्या था जो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सिसिली तथा नेपल्स को दे दिया था बोर्बो वंश के राजा फार्डिनेंड को। किसको दिया था? पूछेगा कि सिसिली और नेपल्स को कौन वंश को दिया था। ऐसे तो एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आप हिस्ट्री के मायने में आप जान लीजिए। तो सिसिली और नेपल्स को दे दिया था बोर्बो वंश के राजा फार्डिनेंड को दे दिया था, और रोम को दे दिया था, रोम को पोप को दे दिया था, पोप के सम्राट को दे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद लोम्बार्डी और बेनेलेसिया, ठीक है, बेनेसिया है, ठीक है, लोम्बार्डी और बेनेसिया को दे दिया था ऑस्ट्रिया को, ठीक है। ऑस्ट्रिया को कहा था कि तुम अपना कब्जा में इसको रखो, और जेनेवा तथा सार्डिनिया को दे दिया था पिडमोंट के राजा को। तो ऐसे ऐसे करके जो ये मेटरनिख थी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग खंडों में इटली को विभक्त कर दिया था इस प्रकार से, ताकि हम वहाँ क्या कर सके, शासन कर सकें। लेकिन अंततः हुआ क्या कि बीच में वो क्रांति हो गया, 1830 के क्रांति किसके समय हुआ? चार्ल्स दसम के। और फिर 1848 में आपको बात पाते हैं कि बेचारा के मेटरनिख युग का भी क्या हो गया, अंत हो गया। तो कैसे कैसे अंत हुआ, क्या क्या हुआ, सारा चीज देखेंगे। फिर इटली का एकीकरण देखेंगे कि इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, कौन कौन व्यक्ति वहाँ आए, कैसे कैसे किए, मतलब एकीकरण, सारा चीज समझेंगे, और आंसर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सारा चीज देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।